गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सारे बच्चों को? ऑडियो वीडियो सही है? ऑडियो वीडियो सही है? यस यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ईद की छुट्टी होगी क्या? बेटा ईद कब है एक बार बताना। ईद कब है एक बार बताना। मैं कल पूछ के बताऊंगा कि ईद की और रक्षाबंधन की या किसी की छुट्टी है या नहीं है, और है तो कितने दिन की है। वैसे ईद है कब बेटा? ईद तो अभी गई है। ईद ईद कल है। नूर लिख रहा है ईद कल है। ईद कल कब कहां से हो गई? नूर है, नूर लिख रहा है। हाँ नहीं है ना भाई नूर, तुम मजाक कर रहे हो हैं? हम्म। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो अब इन सब चीजों को छोड़िए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में सबसे पहले देखो, आप लोगों को एक बात बता दूं कि टेस्ट है आपका टेस्ट है फ्राइडे को। फ्राइडे को फ्राइडे को डेट बताओ बच्चों कितनी होगी। फ्राइडे को डेट बताओ कितनी होगी केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स का फ्राइडे को डेट बताना बच्चों कितनी है। 28। तो 28 मतलब फ्राइडे को केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट है। कहां पे है? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जो हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, टेलीग्राम पर। ठीक है। कौन सा भाई टेलीग्राम? मेरा वाला। क्या नाम है पूरा? सर्वेश दीक्षित CSD ऑफिशियल। इस टेलीग्राम चैनल पर होगा। ठीक है, तो सभी लोग तैयारी कर लें। मैंने अभी अभी टेलीग्राम पर जेई मेंस के सिलेक्टेड क्वेश्चन की पीवाईक्यू सीट, नीट के क्वेश्चन की पीवाईक्यू सीट और क्यूएसडी सीट विद सॉल्यूशन डाल दिए, टेलीग्राम पर डाल दिए। आप अपलोड करके उनको कर लीजिए। नीट एडवांस बुक आप अपनी तरफ से लगा दीजिएगा, क्योंकि नीट एडवांस बुक का पीडीएफ मेरे पास नहीं है और वो किसी को मिलता भी नहीं है, क्योंकि वो बुक चलती है ना बच्चे, इसलिए वो देते भी नहीं है। तो नीट एडवांस बुक आपको करनी है। अब नीट एडवांस बुक आपने जो खरीद रखी है उसको करिए। फ्राइडे तक ये सारी बातें कर लीजिएगा। ठीक है, फ्राइडे तक ये सारा कुछ करके पेपर दीजिएगा ईमानदारी से। ईमानदारी से। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं उस दिन रक्षाबंधन है। अच्छा, तो सैटरडे को कर लें। यदि उस दिन रक्षाबंधन है सैटरडे को कर लें या थर्सडे को कर लें। उस दिन रक्षाबंधन है तो सैटरडे को कर लें या थर्सडे को कर लें। आप लोग बताओ, मुझे नहीं पता था। मुझे ये तो पता था कि रक्षाबंधन कभी आएगा, मतलब आने वाला है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि कब आ रहा है। संडे बेस्ट रहेगा सर। हाँ वैसे संडे भी बेस्ट रहेगा, इस संडे आपका टेस्ट तो है नहीं। संडे को कर देते हैं, संडे बेस्ट रहेगा। इस संडे वैसे भी आपका टेस्ट है नहीं, आप संडे कर लो। क्योंकि क्या है ना, कोई बच्चा दूर जाएगा, कोई बच्चा पास जाएगा। हाँ, रक्षाबंधन है 30 अगस्त, संडे। संडे को कर लेते हैं। संडे को कर लेते हैं, है ना। एक दिन पहले ना एक दिन बाद। संडे को कर लेते हैं। संडे को टेस्ट होगा केमिकल काइनेटिक्स का टेलीग्राम पे। सब लोग 4 चीजें जरूर लगाएं। क्यूएसडी सीट लगाएं, नीट के पीवाईक्यू लगाएं, जेई मेंस के सिलेक्टेड क्वेश्चन की सीट लगाएं और नीट एडवांस बुक करें। बस आपको इतना ही करना है, मिनिमम। मिनिमम इतना करना है, मैक्सिमम तो लिमिट नहीं है, जो मन है वो आप करो। मिनिमम इतना करके एक चैप्टर वाइज टेस्ट देना है और इसका हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, तो आपको सब कुछ आता है। यदि आपको क्यूएसडी सीट का हर क्वेश्चन आता है, नीट के पीवाईक्यू का हर क्वेश्चन आता है, सेलेक्टेड जेई मेंस के पीवाईक्यू की सीट का हर क्वेश्चन आता है और नीट एडवांस बुक का हर क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो आप करके आओगे, आपको आता होगा।
आपको आता होगा, इसी को सर्किल वाइज घुमाते रहिए। अच्छा, अब ये हो गई बात इसकी। अब आ जाओ, जो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले बताओ थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करके आए हो? मैंने आपको कहा था जब तक थर्मोडायनेमिक्स चलेगा डेली रिवीजन करके आओगे। क्या थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करके आए हो? यस या नो? यस। कल सभी बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स पूरा पूरा समझ में आया था? कल सभी बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स पूरा पूरा समझ में आया था? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं थी? यस, वेरी गुड, बहुत सही, होनी भी नहीं चाहिए। गुड, नो सर, यस, बहुत सही। तो चलो आंसर बताओ, आंसर बताइए। डेंसिटी ऑफ एयर इन कार टायर इज, इन कार टायर इज होना चाहिए, इन नहीं, है ना, इज 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मेजर विच इज सिस्टम। अब इसमें से सिस्टम कौन है? टायर सिस्टम है, एयर सिस्टम है, कार सिस्टम है, या तीनों सिस्टम है? तो आप बताओ किसको मेजर कर रहे हो? किसकी डेंसिटी को मेजर कर रहे हो? एयर की डेंसिटी को मेजर कर रहे हो। तो एयर इज द सिस्टम। यस, आप किसकी डेंसिटी मेजर कर रहे हो? एयर की डेंसिटी मेजर कर रहे हो, तो एयर इज द सिस्टम। टेस्ट ट्यूब इज एग्जांपल ऑफ, टेस्ट ट्यूब किसका एग्जांपल होती है? क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, नन ऑफ दिस। तो यार हम सबको पता है कि टेस्ट ट्यूब कुछ ऐसी होती है, ये देखिए, टेस्ट ट्यूब कुछ ऐसी होती है। अब ये देखो ओपन सिस्टम का एग्जांपल है, यहां पर ओपन है, ये देखिए, तो मास का भी ट्रांसफर होगा और हीट का भी ट्रांसफर होगा, मास और हीट दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या है? ओपन सिस्टम है। हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? किसी भी तरह का कंसंट्रेशन इंटेंसिव होता है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इंटेंसिव होता है, डेंसिटी इंटेंसिव होता है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है, मास एक्सटेंसिव होता है, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव होता है, प्रेशर इंटेंसिव होता है। क्यों? प्रेशर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो होता है, मैंने कल पढ़ाया भी था, P इक्वल टू एफ अपॉन ए। ये भी एक्सटेंसिव है और ये भी एक्सटेंसिव है, तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो प्रेशर है, तो इसलिए इंटेंसिव है। तो 1 2 3 4, चार इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन करिए। बॉस, सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच इन गिवन एग्जांपल। एटॉमिक मास इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव? बताओ भाई, एटॉमिक मास कैसा है? एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास होता है। एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है, मास डिवाइडेड बाय नंबर, मास डिवाइडेड बाय नंबर। तो ये भी एक्सटेंसिव है और ये भी एक्सटेंसिव है, तो ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है, तो ये इंटेंसिव होगा, तो ये गलत है। अब डेंसिटी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है, ये भी इंटेंसिव होता है, हाँ यहां पर ट्रू है। तो पूछा गया है इनकरेक्ट और बी इनकरेक्ट है। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट एंड फाइनल, सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन। देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? पीएच इंटेंसिव है, किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव होता है, कंसंट्रेशन इंटेंसिव है, डेंसिटी इंटेंसिव है, किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव होता है।
तो किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव होता है, किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी, अब नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी कौन होती है? जो इंटेंसिव होती है। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो नॉन एडिटिव होती है। इसका मतलब पी आर एस। एडिटिव प्रॉपर्टी कौन होती है? जो एक्सटेंसिव होती है, क्यू और टी। अब ए का मैच है क्यू, क्यू नहीं है, क्यू नहीं है, गलत। बी का मैच है क्यू और टी, सही है, बी का मैच क्यू और टी है। और सी का मैच है, अच्छा यहां सी लिखना भूल गए, सी का मैच है पी और एस, पी एस मगर आर भी है, गलत। और डी का मैच है क्यू, क्यू के साथ टी भी है, क्यू के साथ क्या है? टी भी है। अच्छा राजेश यादव जी कह रहे हैं कि सर इंटेंसिव प्रॉपर्टी थोड़ा एक बार बता दीजिएगा। बिल्कुल बता देंगे, मगर यार ये भी आंसर तो सही है, डी का क्यू तो है ही है, मगर डी का क्यू के साथ टी भी है, डी का क्यू के साथ टी भी है। चलो भाई, यहां तक हो गया सब लोग। अब वापस आ जाओ अपनी प्रॉपर्टी पे। देखो कल मैंने आपको ये पढ़ाया था, इंटेंसिव क्या होता है, एक्सटेंसिव क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया 5 में से 5। ए के ऑप्शन में क्वेश्चन बहुत, क्या इनकरेक्ट पूछा है? एक मिनट रुको, पीछे वाला क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है? एक मिनट रुकना, 5th नंबर क्वेश्चन में मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या? हा, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट में तो सभी आंसर होंगे बी को छोड़कर। इनकरेक्ट पूछा है भाई, एक मिनट यहां पे रफ करना पड़ेगा, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, हाँ इसको करेक्ट करना पड़ेगा। इनकरेक्ट में तो ए, सी और डी आंसर आएगा, करेक्ट कर दो। हाँ करेक्ट कर दिया मैंने, करेक्ट कर दिया है ना। इनकरेक्ट में तो ए, सी और डी आएगा, क्योंकि सिर्फ बी करेक्ट है, बी करेक्ट है, तो मैंने वहां चेंज कर दिया है, मैंने वहां चेंज कर दिया है, ठीक है। अच्छा अब आप सब लोग शांत हो जाओ और चीजों को समझो। यस, अब क्लास चालू कर रहा हूं, सब लोग आ जाओ भाई। आवाज में कोई दिक्कत आ रही है क्या? टेलीग्राम पे मिलेगी हुसैन, मेरे टेलीग्राम पे चले जाओगे वहां मिल जाएगी। नो सब ठीक है। यस, वॉइस क्रैक हो रही है क्या? आवाज में कोई दिक्कत है? थोड़ा सा, अच्छा इसकी सेटिंग कर लेता हूँ थोड़ी सी। कभी कभी क्या है गड़बड़ हो जाता है। आप लोग यार उनको बोलो। अब देखो, अब ठीक है। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ, माइक चेंज करवाओ। आप लोग वेदांतों वालों को बोलो कि भाई सर्वेश सर का माइक चेंज करो, मैं तो बोल चुका हूँ उनको कि भाई मेरा माइक चेंज कर दो। तो कहीं पर मेल, जहां पर आप लोग कम्युनिकेट करते हो वहीं पे मेल कर दो, वहीं पे मेल कर दो, वहीं पे व्हाट्सएप कर दो, वहीं पे फोन कर दो, जहां पर भी होता हो। चलो अब अच्छा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, है ना। देखो मैंने आपको कल पढ़ाया था, सब लोग आराम से सुनिएगा। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जो मास पे डिपेंड करती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जो मास पे डिपेंड नहीं करती। फिर ये हुआ कि यार ये निकालोगे कैसे? तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया कि जब सिस्टम को बाई पार्ट करते हो, मतलब सिस्टम को कई पार्ट में तोड़ते हो,
और वैल्यू चेंज हो जाए, आपको लगे कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तोड़ने की वजह से, तो वो एक्सटेंसिव है। और आपको लगे कि तोड़ने के बाद वो वैल्यू फिर भी नहीं चेंज हो रही है, उसकी वैल्यू वही है, हर पार्ट की वैल्यू वही है, तो वो इंटेंसिव है ना। तो वो इंटेंसिव है। यदि सिस्टम को कई पार्ट में तोड़ दिया जाए और फिर भी हर पार्ट की वही वैल्यू निकल रही है, जो पूरे सिस्टम की थी वही वैल्यू हर पार्ट की निकल रही है, तो वो इंटेंसिव है। फिर मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल कराए, बहुत सारे एग्जाम्पल कराए। फिर मैंने एक और कॉन्सेप्ट दिया कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है। साथ में मैंने यह भी बताया कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब वो डिवाइड ही नहीं हुई तो वो ऐड क्यों होंगी, है कि नहीं। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की होती है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराए। ये देखो, यहां तक मैंने कल पढ़ा दिया था, यहां तक मैंने कल पढ़ा। सर डिवाइड करने पे डेंसिटी तो सेम रहेगा बट वो एक्सटेंसिव है। कौन है भैया? प्रभु, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव कहां होती है? तुमको किसने बताया? कल से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि डेंसिटी। अच्छा हाँ, सीएसडी सीट नहीं दी है। आदिल, भूल गया मैं, टेलीग्राम पर मैं शॉर्ट नोट्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स डाल दूंगा, सीएसडी सीट डाल दूंगा, हैंड रिटन नोट्स जो हैं सीएसडी नोट्स डाल दूंगा। वो मैं भूल गया, मैं डाल दूंगा, आज ही डाल दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आगे पढ़ाना है, तो देखो अब मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप सब बच्चे इसको गलत करोगे। क्या चीज है वो? देखो बताता हूं आपको। देखिए बच्चों, नोट, वर्क एंड हीट आर नॉट intensive nor extensive प्रॉपर्टी। वर्क और हीट ना तो इंटेंसिव होते हैं ना एक्सटेंसिव होते हैं, फिर होते क्या है? वर्क और हीट बाउंड्री प्रॉपर्टी होते हैं। तो बच्चों ने कहा ये क्या रहता फैलाया है सर आपने? बच्चों ने कहा ये क्या रहता फैलाया गया है कि वर्क और हीट बाउंड्री प्रॉपर्टी होते हैं। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा रहता आपने फैलाया? तो जरा देखो, जो प्रॉपर्टी सिस्टम में स्टोर रहती है उन्हीं को हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में डिवाइड करते हैं। जो प्रॉपर्टी सिस्टम में स्टोर रहती है, एक मिनट कमेंट आपके सही कर दे। जो प्रॉपर्टी सिस्टम में स्टोर रहती हैं उन्हीं को हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में डिवाइड करते हैं। मगर वर्क और हीट केमिस्ट्री में यह माना जाता है कि वो सिस्टम में स्टोर नहीं होते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं। तो एक एक करके मेरी बात सुनते जाइएगा, ठीक है, एक एक करके मेरी बात सुनते जाइएगा। देखो बच्चों, जैसे ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, अब सिस्टम के पास एनर्जी है, अब इसको सराउंडिंग तक पहुंचाना है। क्यों? दुनिया में दो ही लोग हैं। दुनिया में कितने लोग हैं जरा बताना? सिर्फ दो लोग हैं, एक का नाम सिस्टम है, एक का नाम सराउंडिंग है। अब यार इस एनर्जी को सराउंडिंग तक पहुंचाना है, तो एनर्जी में एक खास बात है, एनर्जी खुद ट्रैवल नहीं करती। सर जी आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपने बहुत अच्छा बच्चों से बात की है, सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट, हाँ ठीक है। हाँ बेटा, अनुज, अनुज मैं आज जो है मैं ये बात बताता रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू, आप लोगों को चीजें समझ में आती हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है।
और फिर आपका एक और क्वेश्चन है कि सर सेल्फ स्टडी कैसे करना चाहिए। तो सेल्फ स्टडी कैसे करना चाहिए, इसके लिए आज शाम को मेरा एक सेशन लगा है यूट्यूब पर, ठीक है, 8 बजे। तो 8 बजे आप सब लोग आइएगा। मैंने एक बहुत तगड़ी एनालिसिस की है, बहुत ही तगड़ी, आपको मैं वो दिखाऊंगा और उस पर मैं काम भी करूंगा। पूरी टीम काम कर रही है, पूरी टीम काम कर रही है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। और उसी में ये भी बता दूंगा कि सेल्फ स्टडी कैसे करनी चाहिए। एक बच्चा कह रहा है सर बता देना सेल्फ स्टडी कैसे करनी चाहिए। शाम को, मतलब शाम को बोलो या रात बोलो, 8 बजे सेशन लगा हुआ है। आधे घंटे से 45 मिनट तक मैं लूंगा, क्योंकि बड़ी एनालिसिस है, मगर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पिछले, मतलब टीम, मैं भी लगा हुआ था, टीम भी लगाई है, तो उस सबको मिला के मैंने कम से कम उसमें 25-30 दिन लगाए हैं। तो वो एनालिसिस क्या है और वो एग्जाम में कितना इंपैक्ट डालेगी और प्रिपरेशन में कितना इंपैक्ट डालेगी, ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा आज रात में 8 बजे। तो वहां पर सेल्फ स्टडी को भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। क्लास में अभी पढ़ाते हैं। अच्छा देखो, सिस्टम और सराउंडिंग, दुनिया में दो ही लोग हैं, एक सिस्टम एक सराउंडिंग, और कुछ है ही नहीं। अब यार सिस्टम से सराउंडिंग तक एनर्जी जानी है या सराउंडिंग से सिस्टम तक एनर्जी आनी है, तो एनर्जी को क्या होता है, घमंड होता है। वो खुद नहीं जाती है, वो कहती ना मैं नहीं जाऊंगी। तो यार जब सिस्टम एनर्जी खुद ट्रेवल नहीं करेगी तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी कैसे? जब एनर्जी खुद नहीं ट्रेवल करेगी तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी कैसे? तो एनर्जी बिल्कुल वही है, इलू टीलू वाला काम है। गुस्सा हो गए, है ना, गुस्सा हो गए। तुमने क्यों ये नहीं कहा कि आज मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूं, ये बहुत सुंदर दिख रही हूं, तो बस इस बात पे फैल गए, गुस्सा हो गए। तो वही एनर्जी का है, वही एनर्जी का लेना देना है। किसी भी समय रूठ सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। तो एनर्जी कह रही मैं सिस्टम से सराउंडिंग तक खुद जाऊंगी नहीं, एनर्जी का कहना ये मैं जाऊंगी नहीं। तो भाई सिस्टम से सराउंडिंग तक और सराउंडिंग से सिस्टम तक एनर्जी जाएगी कैसे फिर? तो कैसे जाती है मैं तुम्हें समझाता हूं, कैसे जाती है मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो जैसे आपका फोन काम करता है ना, जैसे आपका फोन काम करता है, आपका फोन कैसे काम करता है बच्चों? आपका फोन ऐसे काम करता है। देखो मैं जो बोल रहा हूं ये साउंड वेव है, मैं जो बोल रहा हूं ये साउंड वेव है, और साउंड वेव बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं करती। और यदि साउंड वेव बहुत दूर तक ट्रेवल करती तो फिर क्या था, फिर तो तुम्हें आराम ही था। तुम अपने घर की छत से आवाज मारते और वो अपने घर की छत से आवाज सुनते, इलू टीलू चल रहा होता, छत से छत, छत से छत, इलू टीलू चल रहा होता है। मगर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है नहीं होता है। अब मैं अपने घर में पढ़ा रहा हूं, अब इस रूम के बाहर आवाज जा रही है? नहीं जा रही है। यदि जा रही होती तो सारे बिल्डिंग वाले हमें दौड़ा के मारते कि यार तुम सुबह जो है ना चालू हो जाते हो, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो और शाम तक परेशान करते हो। तो साउंड वेव बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं करती, तो फिर ये साउंड वेव तुम्हारे पास पहुंच कैसे रही है जब ये ट्रेवल ही नहीं करती? जब ये ट्रेवल नहीं करती तो पहुंच कैसे रही है? तो देखो कैसे पहुंचती है। जब हम फोन पे बोलते हैं कि हाँ बेटा मेहनत करोगे तभी सिलेक्शन होगा, सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, नहीं तो ये तुम्हारा सिलेक्शन ये सर्वेश दीक्षित करा नहीं पाएंगे जो तुम सोच रहे हो। अब ये बातें मैंने बोली, तो ये साउंड वेव है, ये मोबाइल में गई और मोबाइल में कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो जाती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टावर टू टावर ट्रेवल करती है। तो पहले ये मेरे घर के पास के टावर में जाएगा, फिर ट्रेवल करते हुए आपके घर के पास के टावर में जाएगा, फिर उस टावर से आपके मोबाइल में आएगा, और फिर जब आपके मोबाइल में आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी साउंड वेव में और तुम्हें सुनाई देगा जी सर अब कल से सेल्फ स्टडी करूंगा। अब तुमने ये बोला, अब ये तुम्हारी साउंड वेव तुम्हारे मोबाइल में गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हुई, और फिर वो टावर टू टावर मेरे पास आई और मेरे मोबाइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आई, और फिर वो कन्वर्ट हुई साउंड वेव में और मुझे सुनाई दिया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, समझ गए तुम कि तुम्हारा सिलेक्शन सर्विस दीक्षित नहीं करा पाएंगे। तो इसी तरह से एनर्जी होती है, एनर्जी खुद ट्रेवल नहीं करती है। जैसे ही एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस करती है,
जैसे ही एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है वर्क में या हीट में, वो कन्वर्ट हो जाती है वर्क और हीट में। और ये बेचारे दौड़ लगाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दौड़ लगाती है वैसे ये दौड़ लगाते हैं, ये ट्रेवल करते हैं, वर्क ट्रेवल करता है और हीट ट्रेवल करता है। ये देखो, तो इस बाउंड्री पे हीट और वर्क डेवलप हुए। एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? वर्क में। कब? जब एनर्जी बाउंड्री से जैसे ही बाहर निकली वर्क में कन्वर्ट हो गई, एनर्जी जैसे ही बाउंड्री से बाहर निकली हीट में कन्वर्ट हो गई। अब हीट दौड़ लगा रहा है, वर्क दौड़ लगा रहा है। अब जब सराउंडिंग पर पहुंचा तो यही वर्क जैसे ही सराउंडिंग के अंदर गया एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यही हीट जैसे ही सराउंडिंग के अंदर गई एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो देखो, एनर्जी यहां से यहां पहुंच गई, मगर क्या एनर्जी के टर्म में पहुंची? नहीं, एनर्जी यहां से यहां तक पहुंची वर्क के टर्म में, एनर्जी यहां से यहां तक पहुंची वर्क के टर्म में। तो वर्क और हीट एनर्जी को ले जाने का काम करते हैं, और जैसे ही एनर्जी बाउंड्री क्रॉस करती है वो कन्वर्ट हो जाती है वर्क और हीट में, और वर्क और हीट दौड़ लगाते हैं, टावर टू टावर, टावर टू टावर दौड़ लगाते हैं, और जैसे ही सराउंडिंग पर पहुंचते हैं वो फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? एनर्जी में। तो इसका मतलब क्या होगा? गौर समझो, वर्क और हीट एनर्जी को, वर्क और हीट एनर्जी को सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम वर्क और हीट एनर्जी को सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम ट्रांसफर करने के काम आते हैं, ट्रांसफर करने के काम आते हैं। ये देखो, इनका काम ये होता है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। एनर्जी क्या होती है? वर्क और हीट में कन्वर्ट होती है, और वर्क और हीट ट्रेवल करते हैं। अब गौर समझना, वर्क कहां पे डेवलप हुआ? बाउंड्री पे डेवलप हुआ, और कहां पे जाके खत्म हो गया? बाउंड्री पे जाके खत्म हो गया। सिस्टम की बाउंड्री पे डेवलप हुआ, सराउंडिंग की बाउंड्री पे खत्म हो गया। सिस्टम की बाउंड्री पे डेवलप हुआ, सराउंडिंग की बाउंड्री पे जाके खत्म हो गया। इसीलिए तो वर्क एंड हीट जनरेट, गौर सुनना, जनरेट ड्यूरिंग द प्रोसेस, वर्क और हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं। ये माना जाता है केमिस्ट्री में। सपोज इन केमिस्ट्री में ये माना जाता है, केमिस्ट्री में ये माना जाता है कि वर्क और हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं, पहले से स्टोर नहीं रहते। जब एनर्जी ट्रेवल कर रही होती है तो एनर्जी वर्क और हीट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। कहां पे जनरेट होता है? बाउंड्री पे जनरेट होता है। कहां पे खत्म होता है? बाउंड्री पे खत्म होता है। इसी वजह से वर्क और हीट को बाउंड्री प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसी वजह से वर्क और हीट को बाउंड्री प्रॉपर्टी बोलते हैं। ना ये इंटेंसिव होता है ना ये एक्सटेंसिव होता है, ना ये इंटेंसिव होता है ना एक्सटेंसिव होता है, ये बाउंड्री प्रॉपर्टी होता है। क्यों? क्योंकि बाउंड्री पे जनरेट हुआ और बाउंड्री पे जाके खत्म हो गया। अच्छा, एक और खास बात, W और DW, Q और DQ, गौर सुनना बच्चों, यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं और समझाऊंगा। दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब सेम बात है। Q और DQ सेम बात है, और W और DW सेम बात है। गौर समझो, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हो डेल्टा W इक्वल टू Q1
डेल्टा W इक्वल टू W1 डिफरेंस W2 या W1 माइनस W2, ऐसा फिजिक्स में पढ़ते हो। डेल्टा W इक्वल टू W1 माइनस W2, है ना। मगर केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता है। केमिस्ट्री में W ही चेंज है, चाहे उसको W लिखो चाहे उसको DW लिखो, दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? क्यों किसी पॉइंट पे कोई वर्क नहीं है, किसी पॉइंट पे कोई वर्क नहीं है। ड्यूरिंग द प्रोसेस वर्क जनरेट हो रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट जनरेट हो रही है। केमिस्ट्री में यह सपोज किया जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, केमिस्ट्री में W और DW सेम बात है, Q और DQ सेम बात है। जबकि फिजिक्स में जब आप करते हो तो ऐसे करते हो कि इस पॉइंट पे W1 वर्क है, इस पॉइंट पे W2 वर्क है, तो यहां से यहां तक का वर्क कितना हुआ? DW इक्वल टू W1 डिफरेंस W2। केमिस्ट्री में यह होता ही नहीं है। केमिस्ट्री में किसी पॉइंट पे कोई वर्क नहीं होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस वर्क जनरेट होता है। आप उसी को चाहो तो W लिख लो, उसी को चाहो तो DW लिख लो, दोनों चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा। थर्मोडायनेमिक्स में केमिस्ट्री और फिजिक्स के साइन कन्वेंशन अलग अलग है। थर्मोडायनेमिक्स में केमिस्ट्री और फिजिक्स के साइन कन्वेंशन अलग अलग है। साइंस कभी अलग अलग नहीं होती है, कन्वेंशन अलग अलग होते हैं। तो बच्चों ने कहा ये क्या रहता है सर? मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं। जैसे गौर सुनना, 10 रुपए मेरे पास थे, मैंने 10 रुपए अपने गुलशन को दिए, मैंने अपने 10 रुपए गुलशन को दिए। अब ये बात बोलने के लिए मैंने बुलाया किसको? प्रिंस को। मैंने प्रिंस को बुलाया, तो प्रिंस ने देखो क्या बोला, प्रिंस ने क्या बोला कि सर्वेश दीक्षित सर ने 10 रुपए गुलशन को दिए। तो अब क्या आ रहा है? मेरा देना आ रहा है ना। तो मेरा देना आ रहा है तो इसका मतलब मेरे पास से जा रहा है, ये आ रहा है। अब देखो इसी प्रोसेस को दूसरे ने कैसे बोला? इसी प्रोसेस को, ठीक है, हाँ, सुपर्णा ने कैसे बोला? इसी प्रोसेस को सुपर्णा ने बोला कि गुलशन ने 10 रुपए सर्वेश सर से लिए। अब देखो दोनों सेम प्रोसेस है मगर बोलने का तरीका चेंज है ना। वो क्या कह रहा था, प्रिंस क्या कह रहा था? सर्वेश सर ने 10 रुपए दिए, यहां देने की बात आ रही थी बस, कि सर्वेश सर ने 10 रुपए गुलशन को दिए। सुपर्णा क्या कह रही है? गुलशन ने 10 रुपए सर्वेश सर से लिए है। तो जबकि वही प्रोसेस है मगर बोला अलग अलग तरीके से गया है। यही केमिस्ट्री और फिजिक्स में होता है, बस उसी प्रोसेस के बोलने का तरीका अलग है। मगर साइंस कभी अलग नहीं होती, चाहे वो फिजिक्स में पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री में पढ़ो, चाहे बायोलॉजी में पढ़ो, चाहे ज्योग्राफी में पढ़ो। साइंस साइंस होती है, वो कभी अलग नहीं होती है। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो जाता है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो जाता है, बस इतना सा होता है। इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे आप हीरो को देखते हो, है ना, आप किसी हीरो को देखते हो तो उसका प्रेजेंटेशन हर पिक्चर में अलग अलग होता है। दंगल में देखो तो आमिर खान को इतना मोटा दिखाया गया है। उसी तरह जाके गजनी में देखो, 3 इडियट में देखो तो स्लिम ट्रिम दिखाया गया है, पर्सन तो वही है, प्रेजेंटेशन चेंज है सिचुएशन के हिसाब से। तो वही यहां पर है। केमिस्ट्री में माना जाता है कि वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होता है, किसी सिस्टम में स्टोर नहीं रहता। इसीलिए W और DW दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी तरह से Q और DQ दोनों चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू है ही नहीं। जो रिप्रेजेंटेशन W का है वही रिप्रेजेंटेशन DW का है, मतलब दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Q और DQ दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए दोनों सेम बात है, इसलिए दोनों सेम बात है। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? पहला पॉइंट ये समझ पाए कि एनर्जी एक सिस्टम से सराउंडिंग तक कैसे जाती है। सारे बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग तक कैसे जाती है? यस या नो लिखो, यस या नो लिखो। यस, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, दूसरी बात आप ये समझ पा रहे हो ना कि W और DW सेम बात है, Q और DQ सेम बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसको बाउंड्री प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं?
क्योंकि ये बाउंड्री पे जनरेट हुआ और बाउंड्री पे जाके खत्म हुआ, बाउंड्री पे जनरेट हुआ, बाउंड्री पे जाके खत्म हुआ, इसलिए बाउंड्री प्रॉपर्टी कहते हैं। ना तो ये इंटेंसिव होता है, ना ये एक्सटेंसिव होता है, ना ये इंटेंसिव होता है, ना ये एक्सटेंसिव होता है, ना ये इंटेंसिव होता है, ना ये एक्सटेंसिव होता है। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव वाली प्रॉपर्टी लगातार हम दोनों के साथ चलती रहेगी, मतलब अब लगातार हर हेडिंग में ये बात पढ़ाता रहूंगा। सिस्टम और सराउंडिंग का बाउंड्री सेम होगी या अलग अलग होगी? देखो, वैसे तो इन जनरल सिस्टम और सराउंडिंग की बाउंड्री सेम होती है, मगर वो बाउंड्री इतनी बड़ी होती है कि उसमें ट्रेवल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चे ने कहा सर सिस्टम और सराउंडिंग की बाउंड्री तो कॉमन होती है, आप ये क्या रहता फैला रहे हो, सिस्टम की अलग बाउंड्री, सराउंडिंग की अलग बाउंड्री। तो बच्चे ने दिमाग तो लगाया है, मगर वो बाउंड्री कितनी बड़ी होती है। देखो, कैमरा वो है, मैं यहां हूं, तो बाउंड्री की वॉल की थिकनेस देखो कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। अब इतनी बड़ी में उसको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा ना बाउंड्री का। देखो, ये इतनी बड़ी बाउंड्री है, ये मैं और वो टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम दोनों के बीच में इतना बड़ा गैप है। अब यहां मेरे से एनर्जी कैमरे में जानी है, अब मेरे से एनर्जी कैमरे में जानी है तो इतनी जगह ट्रैवल करनी पड़ेगी ना, इतनी जगह को ट्रैवल करना पड़ेगा ना, है ना। और इलेक्ट्रॉन तो इत्तो से होता है, इलेक्ट्रॉन तो इत्तो से होता है, तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस भी उसके लिए आपकी 10 किलोमीटर डिस्टेंस के बराबर है, क्योंकि वो इत्तो से है। अच्छा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को अगली हेडिंग पे ले चलते हैं, जिसका नाम है प्रोसेस। तो कोई बच्चा बता सकता है प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज द प्रोसेस? व्हाट इज द प्रोसेस? अच्छा, क्वेश्चन करोगे? चलो पहले क्वेश्चन करा देता हूं, क्वेश्चन करा देता हूं, आप लोग क्वेश्चन करिए और बताइए। 1 मिनट यार, 1 मिनट, इसकी सेटिंग चलो मैं बाद में अकेले कर लूंगा। आ जाओ, अब क्वेश्चन करते हैं कुछ। ये देखिए, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की ये सीट है, इसको फिल करिए। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की सीट है। अमाउंट, अमाउंट क्या होता है? एक्सटेंसिव। क्यों? 2-3 पार्ट में कर दोगे तो अमाउंट की वैल्यू कम हो जाएगी। मास, मोल, क्यों? मास को 2-3 पार्ट में कम कर दोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, मोल को कई पार्ट में डाल दोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। डेंसिटी, हीट, ना तो भैया ये इंटेंसिव है ना ये एक्सटेंसिव है, हीट। फोर्स, फोर्स एक्सटेंसिव है, क्यों? F इक्वल टू ma होता है, मास कम तो फोर्स कम। फिर क्या लिखा है? फिर हीट लिखा है, ना तो इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव। वर्क ना इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव, ये तो बाउंड्री प्रॉपर्टी है। किसी भी तरह का कंसंट्रेशन इंटेंसिव, किसी भी तरह का कंसंट्रेशन, किसी भी तरह का कंसंट्रेशन इंटेंसिव। अब ये वाला एग्जांपल आप लोग बता के दिखाओ, मास ऑफ 1 मोल, ये एग्जांपल बताओ। मास ऑफ 1 मोल को क्या बोलोगे? मोलर मास, याद है? मोलर एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 मोल मोलर एटॉमिक मास बोला जाता है। अब ये बताओ इंटेंसिव है एक्सटेंसिव? मास ऑफ 1 मोल क्या है? 1 मोल के मास को क्या कहोगे? इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? वेरी गुड, इंटेंसिव। किसी में भी पर लग गया वो इंटेंसिव हो जाएगा। मास अपॉन मोल, तो 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो गया। ये क्या है? ये ऐसे हो गया, मास अपॉन मोल। अब ये भी एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव, 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो गया तो इंटेंसिव हो गया। अब ये देखो, प्रेशर इंटेंसिव, टेम्परेचर इंटेंसिव। अब जैसे ये है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री है, अब मैं इसको यहां से तोड़ दूं तो दोनों भाग का टेम्परेचर 20 ही तो रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा? अरे इसका और इजी एग्जांपल दे देता हूं, पेज मेरा खराब कराओगे बस। ये है, इस पेज का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री है, अब मैंने इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया,
अब बताओ, इसका टेम्परेचर 20, इसका टेम्परेचर 20, सिस्टम को दो पार्ट में तोड़ दिया, टेम्परेचर की वैल्यू अभी भी वही है, तो ये क्या है? इंटेंसिव है, इंटेंसिव वॉल्यूम एक्सटेंसिव, किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव, मगर पर लग गया तो इंटेंसिव। क्यों? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो गया, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव, पर लग गया इंटेंसिव। अभी देखो, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब मैं अभी पढ़ाऊंगा, तब आपको बताऊंगा। क्यों? यहां पर इनकी सबकी डिफिनीशन बतानी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। और सारी डिफिनीशन यहीं पढ़ा दूंगा तो अभी पूरा चैप्टर बाकी वहां क्या पढ़ाऊंगा। तो ये एग्जांपल आप अभी बाद में करिएगा, और मैं जब पढ़ाऊंगा तो वहां लिखाता रहूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना करिए। मैं जब पढ़ाऊंगा तो वहां लिखाता रहूंगा। अब आप लोग क्वेश्चन करके दिखाओ। चलिए, हाँ, क्वेश्चन करके दिखाइए। फोर्स नहीं समझ में आया, एक बच्चा कह रहा सर फोर्स नहीं समझ में आया। ठीक है, बाकी लोग क्वेश्चन करो, और जिसको फोर्स नहीं समझ में आया था उसको ये बता देता हूं। ये देखो, F इक्वल टू एम ए, मास क्या है? एक्सटेंसिव, तो फोर्स भी एक्सटेंसिव होगा, है कि नहीं? अरे मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, मान लो एक 10 किलो का पत्थर है और वो सिस्टम है, अब उसको मुझे हटाना है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब सिस्टम को मैंने बाई पार्ट कर दिया, 10 किलो को पत्थर को 4 किलो 6 किलो में तोड़ दिया, अब मुझे 4 किलो को हटाना है, तो क्या सेम फोर्स लगेगा? क्या सेम फोर्स लगेगा? नहीं, कम फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब सिस्टम को बाई पार्ट करने से फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। विच इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? ऑल, ये होता है, ये भी विस्कोसिटी भी इंटेंसिव है। पानी ज्यादा हो या पानी कम हो, उसकी विस्कोसिटी तो उतनी रहेगी ना, है ना? बताइए सब लोग, बहुत अच्छा एग्जांपल है। विच इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? यस यस यस, जल्दी जल्दी आंसर दो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताना है। वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये कंसंट्रेशन है, किसी भी तरह का कंसंट्रेशन इंटेंसिव, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है, और ये भी इंटेंसिव होता है, ये भी इंटेंसिव होता है। अब आप जिद कर रहे हो तो एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करो। टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग, वॉल्यूम एक्सटेंसिव। अब यार ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको, मोलर हीट कैपेसिटी मतलब एक मोल की हीट कैपेसिटी, तो एक मोल की हीट कैपेसिटी ऐसे आया, तो एनर्जी एक्सटेंसिव और मोल एक्सटेंसिव, तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है। वैसे ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है ना? किसी भी तरह का कंसंट्रेशन, यार इस क्वेश्चन को अभी मत करो, इसमें अभी पढ़ाना पड़ेगा यार। जैसे ये हेडिंग अभी नहीं पढ़ाई है ना? मोलर मास तो पढ़ा दिया है, मोल पढ़ा दिया है, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा दिया है, ई सेल भी पढ़ा दूंगा। ई सेल इक्वल टू, देखो चलो अच्छा थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, कर देता हूं। देखो डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई सेल, तो ई सेल इक्वल टू बच्चों क्या हुआ? ई सेल इक्वल टू हुआ जाके डेल्टा जी अपॉन एन एफ। अब ये क्या है? एनर्जी है ना? और ये क्या है? चार्ज है। और चार्ज और एनर्जी दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है ये, तो इसलिए ये इंटेंसिव होता है। तो जो सेल पोटेंशियल है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, सेल पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो होता है ऐसे। किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव है, मोलर मास एक मॉलिक्यूल का मास होता है इसलिए इंटेंसिव है, मोल एक्सटेंसिव है, मोल
एक्सटेंसिव है। तो कितने आई, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है मैं हल्का सा बता देता हूं। 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी देते हो, जो हीट देते हो, उसी को मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देते हो उसे ही मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसका मतलब हुई हीट पर मोल। 1 मोल के लिए कितनी हीट दे रहे हो, तो हीट पर मोल, मोल भी एक्सटेंसिव, एनर्जी भी एक्सटेंसिव, तो ये इंटेंसिव हो जाता है। तो ये इंटेंसिव हो जाता है। अब ये हेडिंग हमारे साथ चलती रहेगी पूरी केमिस्ट्री में। इसको मैं कम से कम 4-5 बार पढ़ाऊंगा पूरी केमिस्ट्री में, ये चलती रहेगी अब हमारे साथ। आ जाओ, अब हम नई हेडिंग स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस। भाई रेडी हो जाओ। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस एंड स्टेट वेरिएबल, 3 टर्म है। तो सबसे पहले प्रोसेस बताता हूं, इसको पढ़ो क्या लिखा है। इट इज एन ऑपरेशन बाय विच ए सिस्टम अंडरगोज ए चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब आपको देखने में लग रहा है कुछ बड़ा सा काम है। इट इज एन ऑपरेशन, अरे भाई क्या सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है कि किडनी निकालने वाले हैं? इट इज एन ऑपरेशन by which a system undergo a change from one state to another state is called process। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात में मैं समझाता हूं। जो भी कुछ हो रहा है ना उसी को प्रोसेस बोलते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ये प्रोसेस है, आप लिख रहे हो ये प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस है। भाई पानी पी रहा है, ये प्रोसेस है। मम्मा तुम्हें घूर रही है, क्यों? क्योंकि तुम दूसरी वाली स्क्रीन में भी कुछ देख रहे हो, ये प्रोसेस है। खाना बनाना प्रोसेस है, पढ़ाई करना प्रोसेस है, मार खाना प्रोसेस है, सांस लेना प्रोसेस है। तो प्रोसेस का मतलब सिंपल सा होता है, कुछ भी कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। अब वो साइंस की लैंग्वेज है तो डरावनी होती है, तो वो डराते रहते हैं। इट इज एन ऑपरेशन, है ना। तो ये इनके ऑपरेशन को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ो। तो प्रोसेस का सिंपल मीनिंग समझे, कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। सांस ले रहे हो, प्रोसेस है ना। नहाना, धोना, खाना, मतलब सुबह से शाम तक तुम लाखों प्रोसेस कर देते हो, लाखों प्रोसेस कर देते हो, 1-2 नहीं। कुछ भी कर रहे हो तो वो बस प्रोसेस ही है, समझ लो। कपड़े पहन रहे हो, प्रोसेस है। शूज पहन रहे हो, प्रोसेस है ना। कार साफ कर रहे हो, प्रोसेस है। साइकिल चला रहे हो, प्रोसेस है। हाँ, कुछ भी हो रहा है बस प्रोसेस है। तो कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, अब अगला पॉइंट समझो। जब कुछ होगा तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूं तो क्लास के बाद क्या होगा, मेरी एनर्जी थोड़ी डल हो जाएगी। अब मेरी हाइट तो कम नहीं हो जाएगी कि क्लास पढ़ाने के बाद सर्वेश सर की हाइट 1 इंच कम हो गई, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। क्लास पढ़ाने के बाद क्या होगा, मेरी एनर्जी कम हो जाएगी, मेरी कोई ना कोई प्रॉपर्टी डिक्रीज कर गई या इंक्रीज कर गई, मेरी एनर्जी कम हो जाएगी, थकान लगने लगेगी। उसी तरह क्लास पढ़ने के बाद तुम भी थक जाओगे, तुम्हारी एनर्जी भी ड्रेन होगी, मगर कोई तुम्हारी लंबाई थोड़ी कम हो जाएगी, तुम्हारा वजन थोड़ी कम हो जाएगा कि अरे भाई बच्चे ने क्लास पढ़ी और उसकी लंबाई 2 इंच कम हो गई, उसका वजन आधा किलो कम हो गया। ऐसा तो कुछ होगा नहीं, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो होता क्या है कि जब कोई प्रोसेस होता है, गौर सुनना, तो जब कोई प्रोसेस होता है तो सिस्टम के पास सेट ऑफ प्रॉपर्टी होती है। सपोज करो जैसे मैं सिस्टम हूं, अब मैं प्रोसेस कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं ना, तो प्रोसेस है। अब मैं सिस्टम हूं तो मेरी देखो प्रॉपर्टी क्या है, मेरी हाइट है ना 5.9 समथिंग, मेरा वेट 71 kg के आसपास, ठीक है। मेरी एनर्जी मान लो 80 जूल है, मेरी एनर्जी 80 जूल। मेरी 4 प्रॉपर्टी आपने निकाली कि भाई सर की हाइट 5.9 इंच है, सर का वजन 71 kg है, सर के पास इस समय एनर्जी 80 जूल है। ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी है इन्हीं को बोला जाता है स्टेट वेरिएबल। इन्हीं प्रॉपर्टी को स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। अब मैंने आधे घंटे पढ़ाया, आधे घंटे पढ़ाने के बाद
हमने फिर से अपनी प्रॉपर्टी चेक की, हाइट कांस्टेंट, वजन कांस्टेंट, एनर्जी 80 थी, 60 बची। तो इसका मतलब एक वेरिएबल चेंज हुआ। तो जब कोई प्रोसेस होता है तो कोई ना कोई वेरिएबल जरूर चेंज होता है। देखो मेरे 2 वेरिएबल नहीं चेंज हुए, एक वेरिएबल चेंज हुआ है, मतलब कोई ना कोई वेरिएबल जरूर चेंज होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई प्रोसेस हो और कोई वेरिएबल ना चेंज हो, कोई एक चेंज हो जाएगा। तो जो सेट ऑफ प्रॉपर्टी है उनको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। क्यों? क्योंकि जब आप एक जगह पे खड़े थे तो हमारी सेट ऑफ प्रॉपर्टी क्या थी? हाइट 5.9, वजन 71 और एनर्जी 80 जूल। अब जब प्रोसेस हो गया, मैंने 10 मिनट पढ़ा लिया, तो फिर चेक किया गया तो हाइट वही है 5.9, वजन 71 है, एनर्जी 60। तो यदि कोई एक प्रॉपर्टी चेंज हो गई, इसका मतलब मैं नई स्टेट पे आ गया। सेट ऑफ प्रॉपर्टी में से मिनिमम एक प्रॉपर्टी चेंज होने का मतलब होता है वो नई जगह पे पहुंच गया, नए स्टेट पे पहुंच गया, नई जगह पे पहुंच गया, और मतलब प्रोसेस हो गया। यदि प्रोसेस हुआ तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी चेंज होगी और वो नई स्टेट पे पहुंच गया। क्यों? पहले वाली स्टेट की वैल्यू और इसकी वैल्यू मैच नहीं कर रही है ना, मिनिमम एक वैल्यू भी मैच नहीं कर रही है, तो इसका मतलब वो नई स्टेट है। तो जरा देखो, और सेट ऑफ प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। सेट ऑफ प्रॉपर्टी क्या थी मेरी? हाइट, मास, एनर्जी, है ना। तो देखो अब इसको साइंस की लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है? इट इज एन ऑपरेशन, ये एक तरह का ऑपरेशन है, बाय विच ए सिस्टम अंडरगोज ए चेंज ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मतलब उसकी सेट ऑफ प्रॉपर्टी एक चेंज होंगी, और जैसे ही सेट ऑफ प्रॉपर्टी चेंज हुई तो इसका मतलब प्रोसेस हुआ। तो सिंपल सा ध्यान रखो, कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। और जब भी प्रोसेस होगा तो कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। फॉर एग्जांपल देखो, आपको मैं एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे ये देखो क्या है, एक कंटेनर है, एक कंटेनर है। अब इस पर मैंने ये पिस्टन लगा दिया, ये देखो। अब इस पर गैस थी, ऐसे गैस थी, ये गैस है, ऐसे गैस है, ये गैस है। अभी देखो प्रॉपर्टी क्या है, जब पिस्टन ए पॉइंट पे है, अभी पिस्टन कहां है? ए पॉइंट पे, तो मैंने माना कि गैस का वॉल्यूम जो है 10 लीटर है, गैस का प्रेशर जो है वो 2 एटमॉस्फेयर है, गैस का टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है, और गैस का अमाउंट जो है वो 1 मोल है। अब गैस की प्रॉपर्टी क्या होगी भाई? गैस का क्या होगा? अमाउंट होगा, गैस का टेम्परेचर होगा, गैस का प्रेशर होगा, गैस का वॉल्यूम होगा, यही सब तो गैस की प्रॉपर्टी होंगी। अब गैस की कोई हाइट तो होगी नहीं कि तुम उसकी हाइट उसकी प्रॉपर्टी कहोगे, हाइट तो हमारी होगी। तो गैस की ये प्रॉपर्टी है। तो ये सारे स्टेट वेरिएबल है, क्यों? किसी स्टेट पे इनकी एक वैल्यू है। अब मैंने प्रोसेस कराया, कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। तो मैंने क्या किया? पिस्टन को नीचे ले आया, पिस्टन को मैं नीचे ले आया खींचकर, ऊपर से नीचे आ गया पिस्टन, ये यहां आ गया। अब ये देखो पिस्टन यहां पे आ गया, ऐसे। जब पिस्टन यहां पे आया तो मैंने इसको स्टेट बी कहा। अब ये स्टेट चेंज हुआ है तो प्रोसेस हुआ है। अब देखो, जब यहां से यहां आओगे तो गैस का वैल्यूम कम हो जाएगा, तो भाई वी की वैल्यू सपोज करो 9 लीटर रहेगी। अब वॉल्यूम कम होगा, बढ़ जाएगा। मान लो प्रेशर इसका ये रह गया, क्या टेम्परेचर में चेंज आया? नहीं आया। क्या मोल बढ़े? नहीं बढ़े, मोल थोड़ी बढ़ जाएंगे। तो देखो, कुछ वैल्यू चेंज हुई और कुछ नहीं चेंज हुई। तो ये जो है इनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। और जब प्रोसेस होता है तो मिनिमम एक वैल्यू जरूर चेंज होती है, और एक से ज्यादा भी चेंज हो सकती है। तो अब इसको बोलेंगे एक स्टेट। ये सेट ऑफ वैल्यू को बोला जाता है स्टेट। ये जो सेट ऑफ वैल्यू है ना, इन्हीं को बोलते हैं स्टेट, इन्हीं को बोलते हैं स्टेट। अब सेट ऑफ वैल्यू कुछ थी, अब सेट ऑफ वैल्यू कुछ है, इसका मतलब ये एक स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है, नई स्टेट पे आ गया।
एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे चला गया। ये देखिए, तो होता क्या है, कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, और जब प्रोसेस होता है तो सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे चला जाता है, मतलब कोई ना कोई एक वैल्यू चेंज हो जाती है, और उन सेट ऑफ प्रॉपर्टी को ही कहा जाता है स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन। इन सेट ऑफ प्रॉपर्टी को ही कहा जाता है स्टेट वेरिएबल, इन सेट ऑफ प्रॉपर्टी को ही कहा जाता है स्टेट वेरिएबल। इसमें से कुछ चीजें कांस्टेंट रहेंगी, कुछ चेंज हो जाएंगी। पहले ये बताओ, ये समझ पाए सब लोग, प्रोसेस का मतलब समझ पाए, यस या नो? प्रोसेस का मतलब समझ पाए, यस या नो? अच्छा, जब प्रोसेस होगा तो कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टी चेंज होंगी, तो स्टेट वेरिएबल का मतलब समझ पाए, स्टेट वेरिएबल का मतलब समझ पाए कि स्टेट वेरिएबल कौन होंगे? तो स्टेट वेरिएबल कौन होंगे? यही टेम्परेचर, प्रेशर, मोल, यही सब स्टेट वेरिएबल है। अच्छा, अब एक और आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ प्रोसेस क्या होता है? देखो, टाइप ऑफ प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस सिंपल सा है। जब मैं पढ़ा रहा था तो मेरी हाइट चेंज हुई नहीं, इसका मतलब पूरा प्रोसेस कांस्टेंट हाइट पे हुआ है। बताओ, पूरा प्रोसेस कांस्टेंट हाइट पे हुआ है कि नहीं? हाँ, इसी तरह से जब पिस्टन नीचे आया तो क्या टेम्परेचर चेंज हुआ? ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है। तो कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहती है, तो उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर दिया गया। यदि ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस का नाम रख दिया गया आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? ड्यूरिंग द प्रोसेस यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ए प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। यदि पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका, उस प्रोसेस का नाम रख दिया गया आइसोथर्मल प्रोसेस। अब यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? 0 होगा। क्यों? ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मतलब कुछ होते समय यदि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो आइसोथर्मल, कुछ होते समय यदि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो आइसोथर्मल। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा? यदि कुछ होते समय हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। देखो, ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब प्रोसेस होते समय ना तो हीट निकल रही है और ना हीट देनी पड़ रही है, तो उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट ना तो निकल रही है ना देनी पड़ रही है, तो उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना? तो जब ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट ना निकल रही है ना देनी पड़ रही है तो Q की वैल्यू 0 और dQ की वैल्यू 0। अब बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कि सर Q तो कांस्टेंट है और dQ 0 होगा, ये दोनों 0 क्यों है? क्यों, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है? Q और dQ दोनों सेम बात है, दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी चेंज है ये भी चेंज है, तो हीट एक्सचेंज ही नहीं हो रही है। तो बच्चों ने कहा सर हीट इक्वल टू कांस्टेंट क्यों नहीं लिख रहे हो? तो मैंने कहा बहुत मारेंगे, अभी पढ़ाया था, ये ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होती है, सिस्टम में स्टोर थोड़ी होती है। भाई कांस्टेंट का मतलब क्या है? मेरे पास वो वैल्यू है, मेरे पास वैल्यू कहां है? भाई कांस्टेंट का मतलब होता है वो वैल्यू मेरे पास है, कि भाई चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी इसका मतलब मेरे पास है, यहां है ही नहीं। वो तो जब प्रोसेस चलेगा तब जनरेट होगी, और तुम कह रहे हो प्रोसेस चलने पे जनरेट ही नहीं होगी, तो इसकी वैल्यू 0 है और चेंज भी 0 है। तो गौर से ध्यान रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है हीट ना तो सिस्टम हीट लेगा ना सिस्टम हीट देगा। तो Q और dQ दोनों 0 है, क्योंकि Q और dQ अलग अलग बात नहीं है, दोनों सेम बात है। तो कभी कभी बच्चे यहां परेशान होते हैं कि यार Q इक्वल टू 0 भी लिख रहे हैं, dQ इक्वल टू 0 भी लिख रहे हैं, और जबकि यहां क्या लिख के आए हैं? T इक्वल टू कांस्टेंट और dQ इक्वल टू 0। टेम्परेचर को 0 नहीं लिख रहे हैं, तो टेम्परेचर रहता है,
ये स्टोर होता है, मेरे पास अभी टेम्परेचर है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ये चेंज होगा, या घटेगा या बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ उस समय मेरे पास टेम्परेचर था, मगर हीट क्या है, बाउंड्री प्रॉपर्टी है, ये बाउंड्री पे जनरेट होता है, शुरुआत में होता ही नहीं है। तो ध्यान रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब ना तो हीट लेंगे ना हीट देंगे, तो Q इक्वल टू 0, dQ इक्वल टू 0। क्यों? Q और dQ दोनों सेम बात है, Q एंड dQ सेम बात है। मैं बार बार इस बात को लिख रहा हूं, जैसे ध्यान ना है, दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बार बार इसको डिटेल में समझा रहा हूं, बार बार इसको लिख रहा हूं, ध्यान दिला रहा हूं, जैसे भूल ना जाओ। अब पता चलता है कुछ समय बाद भूल गए तो बहुत मारेंगे हम। दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होते हैं? यदि ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक प्रोसेस, P इक्वल टू कांस्टेंट तो dP और डेल्टा P इक्वल टू 0। पूरे प्रोसेस के दौरान यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस। ड्यूरिंग द प्रोसेस यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस। तो बात समझ में आई क्या? प्रोसेस क्या है? कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस का नाम आइसोथर्मल प्रोसेस रख देते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस का नाम आइसोबैरिक प्रोसेस रख देते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस का नाम आइसोकोरिक प्रोसेस रख देते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ना तो सिस्टम ने हीट ली ना सिस्टम ने हीट दी तो उसको एडियाबैटिक प्रोसेस बोल देते हैं। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस का मतलब क्या है, जरा गौर से सुनिए। यहां पर कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और क्वेश्चन बनता है, निपट जाते हैं। देखो, जैसे ए हमारी इनिशियल स्टेट है और बी हमारी फाइनल स्टेट है। अब यहां पर देखो V वैल्यूम है, ये यहां से यहां गया, वैल्यूम में चेंज आया, V1 हो गया, और फिर यहां गया तो V हो गया। अब देखो, इनिशियल V था, फाइनल भी V है, तो अब बताओ ये आइसोकोरिक प्रोसेस है या नहीं? आइसोकोरिक प्रोसेस है या नहीं? इनिशियल में जितना वैल्यूम था फाइनल में भी उतना ही वैल्यूम है, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं है। ड्यूरिंग द प्रोसेस वैल्यूम कांस्टेंट है, मतलब जब प्रोसेस चल रहा है तब वैल्यूम कांस्टेंट है, और जब प्रोसेस चल रहा है तो कहां वैल्यूम कांस्टेंट है? यहां तो नई वैल्यू आ गई, यहां तो नई वैल्यू आ गई। देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस कहां वैल्यूम कांस्टेंट है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट होना, प्रेशर कांस्टेंट होना, टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे वही टेम्परेचर रहेगा जो इनिशियल में था, और हर पॉइंट पे और लास्ट तक वही रहेगा, बीच में चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 मान लो 100 टेम्परेचर था, बीच में कहीं 80 हुआ, 90 हुआ और लास्ट में जाके फिर 100 हो गया, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया ना, ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रोसेस के हर पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। तो बात समझ पाए? अब लास्ट एंड फाइनल, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? देखो, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है मैं सबसे पहले पढ़ाता हूं, क्योंकि ये बच्चों को पता ही नहीं होता है कि साइक्लिक प्रोसेस क्या है। देखिए, जैसे ये पॉइंट ए है ना, मैं ऐसे पढ़ाता हूं, ऐसे पढ़ाऊंगा तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। देखो, ये गैस है, ठीक, ये यहां पे था, ठीक है। अब पिस्टन जो है यहां पे आया। बच्चे कह रहे हैं सर नोट करने का समय दो, दे रहा हूं बेटा, बस पढ़ा दूं फिर आपको देता हूं, आराम से नोट करो। अब ये पिस्टन मेरा यहां पे आ गया,
फिर पिस्टन मान लो यहां पे आ गया। अब एक बार मैंने और पिस्टन को नीचे किया, एक बार मैंने और पिस्टन को नीचे किया और मैं यहां पे ले आया पिस्टन को ऐसे। अब देखो एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है। अब ये इनिशियल है, क्यों? यहां से शुरुआत हुई और लास्ट में यहां तक गए तो ये फाइनल है। अब देखो बच्चों, यहां पे मान लो टेम्परेचर था 300 केल्विन, वॉल्यूम था 10 लीटर, है ना, और प्रेशर था नहीं, एग्जाम्पल सही बनेगा नहीं, एग्जाम्पल सही बनेगा नहीं, साइक्लिक प्रोसेस नहीं बनेगा। प्रॉब्लम ये है, जैसा मैंने फिगर बनाया है उस हिसाब से साइक्लिक प्रोसेस नहीं आएगा। इसको नहीं बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं। ये गलत है, ये गलत है। देखो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है, जैसे मैं यहां पे ए पॉइंट पे था, अब मैं बी पे गया, अब बी से मैं सी पे गया, तो यहां पे मान लो वॉल्यूम 10 लीटर है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, मोल 1 मोल है। ठीक, अब जब मैं यहां पे पहुंचा तो सपोज करो कि वॉल्यूम 8 लीटर हो गया, टेम्परेचर अभी भी 300 केल्विन है, प्रेशर मान लो हमारा चेंज हो गया 2 एटमॉस्फेयर हो गया, मोल अभी भी 1 है। अब जब मैं यहां पे पहुंचा तो वॉल्यूम मान लो 10 हो गया, टेम्परेचर 300 हो गया, प्रेशर 1 हो गया और मोल 1 हो गया। तो अब आप जरा गौर से देखो, इनिशियल स्टेट पे जो वैल्यू है फाइनल स्टेट पे वही वैल्यू है। चेक करो, इसका मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। चेक करो, स्टेट का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ प्रॉपर्टी। स्टेट का मतलब सेट ऑफ प्रॉपर्टी। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है तो उसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। साइक्लिक प्रोसेस क्या, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट यदि सेम है तो उसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे ए से सी तक का प्रोसेस कैसा है? साइक्लिक प्रोसेस है। अब हम लोग इसको बहुत इजी फॉर्म में पढ़ाने के लिए ऐसे पढ़ा देते हैं कि भाई यदि कोई प्रोसेस नंबर ऑफ स्टेप जाकर ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और वापस उसी जगह पे आ गया तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। हम ऐसे पढ़ा देते हैं सिंपल फॉर्म में कि जहां से प्रोसेस चला वहीं पे प्रोसेस आ गया तो उसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है सेट ऑफ प्रॉपर्टी सेम होना। सेट ऑफ प्रॉपर्टी सेम होना, इसका मतलब वो नहीं है कि वो सर्किल बनाएगा, वो क्लोज स्ट्रक्चर बनाएगा। यदि सेट ऑफ प्रॉपर्टी सेम है तो उसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो उसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। इनिशियल स्टेट में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वही फाइनल स्टेट में वैल्यू है तो इसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। इसका मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। इसको बहुत सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसा बनाते हैं, उसको बहुत सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा बनाते हैं कि भाई वो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, अब देखो पुनः वो लास्ट में जाके ए पे आ गया, इसका मतलब जहां से चला वहीं पे आ गया, इसलिए साइक्लिक है। नहीं, जहां से चला वहीं पे आ गया कहने का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी इनिशियल स्टेट पे थी, सेट ऑफ प्रॉपर्टी, वही सेट ऑफ प्रॉपर्टी फाइनल स्टेट पे, तो इसका मतलब स्टेट सेम हो गया और स्टेट सेम हो गया तो वो साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच स्टेट ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। देखो ये लिखा है ना कि प्रोसेस के दौरान यदि उसका स्टेट नहीं चेंज हो रहा है तो वो साइक्लिक है। स्टेट ना चेंज होने का मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो। ये देखो इनिशियल स्टेट और ये देखो फाइनल स्टेट सेम है तो इसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। ये जीरो कैसे है, ये जीरो कैसे है अभी नहीं बता रहा मैं, अभी इसको डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना।
इसको मैं सही समय आने पर डिस्कस करूंगा, परेशान ना हो। इसको मैं सही समय आने पर डिस्कस करूंगा कि डेल्टा ई इक्वल टू 0 कैसे है और डेल्टा एच इक्वल टू 0 कैसे है। अभी मैं इनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। मैं सिर्फ प्रोसेस के बारे में बता रहा हूं। तो साइक्लिक प्रोसेस समझ गए, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो साइक्लिक प्रोसेस है। क्लियर है? क्लियर है? अब आप चाहो तो नोट कर लो। लो मैं एक एक सेकंड सबको दिखा देता हूं, यहां से नोट करो। प्रोसेस किसको कहते हैं? कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। जब प्रोसेस होता है तो कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टी चेंज होती है, उन्हें स्टेट वेरिएबल कहते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, और T इक्वल टू कांस्टेंट, डेल्टा T इक्वल टू 0। ड्यूरिंग द प्रोसेस यदि हीट का लेन देन नहीं हो रहा है तो उसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, और Q और DQ इक्वल टू 0 होता है क्योंकि Q और DQ दोनों सेम बात होती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस नाम देते हैं। Q और DQ दोनों की वैल्यू सेम होती है, नोट कर लीजिए। आइसोबैरिक प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसको आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं, P इक्वल टू कांस्टेंट, DP इक्वल टू 0। आइसोकोरिक प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस यदि वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होता है तो उसे आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। V इक्वल टू कांस्टेंट तो DV इक्वल टू 0 या डेल्टा V इक्वल टू 0, मतलब चेंज की वैल्यू 0 होगी। साइक्लिक प्रोसेस यदि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो, यदि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो तो उसे साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। नोट हो गया? एक कह रहा सर डेल्टा ई क्या है? अरे प्रिंस मलिक, तुम्हें हम बहु मारेंगे। हमने अभी बताया कि मैं इसको समझा नहीं रहा हूं, तो जब मैंने समझाया नहीं है तो तुम्हें क्वेश्चन कैसे आ गया कि डेल्टा ई क्या है? मैंने बताया ही कहां है कि डेल्टा ई क्या है? जब समय आएगा तब बता दूंगा, परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान क्यों हो रहे हो? अच्छा, अब और कहानी में आओ। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करिए सारे बच्चे, क्वेश्चन करिए। आइसोथर्मल प्रोसेस, नो हीट एक्सचेंज, कैरिड आउट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। यस, ए का क्या आ रहा है? सेकंड। आइसोथर्मल प्रोसेस कैरिड आउट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोकोरिक प्रोसेस कैरिड आउट एट ए कांस्टेंट वैल्यू, बी का थर्ड। आंसर बताओ सब लोग। आइसोबैरिक प्रोसेस कैरिड आउट एट ए कांस्टेंट प्रेशर। एडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट एक्सचेंज, तो सी का क्या आएगा? आइसोबैरिक प्रोसेस कैरिड आउट एट ए कांस्टेंट प्रेशर। डी का क्या होगा? नो हीट एक्सचेंज। ऐसा देखो आंसर क्या है? सेकंड। ऐसा देखो आंसर का सेकंड। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जेई का क्वेश्चन है। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब जरा देखो बच्चों, अब रिवर्सेबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? गौर से देखिए, इसको समझाता हूं। भाई गुस्सा मत हो यार। इसको समझाता हूं। देखो सब लोग गौर समझना, है ना, ध्यान से सुनना। आपने कहा कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, हाँ। अब ये कुछ होगा कैसे? भाई कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, हाँ। अब ये कुछ होगा कैसे? तो जो प्रोसेस है, प्रोसेस करने के दुनिया में दो ही तरीके हैं। थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से किसी काम को करने के दो ही तरीके हैं। भाई कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, अब कुछ होना का मतलब काम एक तरह का। तो वो प्रोसेस होगा कैसे? तो प्रोसेस होने के सिर्फ दो तरीके होते हैं। एक तरीके का नाम होता है रिवर्सेबल प्रोसेस, एक तरीके का नाम होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। बात समझ पाए? तो रिवर्सेबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? प्रोसेस करने के तरीके हैं ये। भाई कुछ हो रहा है उसको प्रोसेस कह रहे हैं, तो वो कुछ करोगे कैसे? तो वो कुछ दो तरीके से किया जा सकता है बस दुनिया में।
दुनिया में वो कुछ सिर्फ दो तरीके से किया जा सकता है। एक तरीके का नाम है रिवर्सेबल प्रोसेस और एक तरीके का नाम है इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आई? कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। अब वो कुछ करोगे कैसे? तो थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया कि मुन्ना, वो जो कुछ करते हैं उसको करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक तरीके का नाम है रिवर्सेबल और एक तरीके का नाम है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो लोगों ने कहा ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कहा आप बात सही कह रहे हो, आप समझाते हैं, आप समझाते हैं। तो देखो, जो प्रोसेस है, तो प्रोसेस करने के दो तरीके हैं। एक का नाम है इरिवर्सिबल प्रोसेस और एक का नाम है रिवर्सेबल प्रोसेस। इसीलिए यहां पर देखो क्या लिखा है, मोड्स ऑफ प्रोसेस, काम करने का तरीका, काम करने के तरीके। कितने तरीके? दो तरीके। एक प्रोसेस करने के दो तरीके, एक रिवर्सेबल और एक इरिवर्सेबल। अब रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल में डिफरेंस क्या होता है, अब मैं वो बताता हूं कि रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल में डिफरेंस क्या होता है। देखो, ये एक मान लो पिस्टन है ऐसे, अब ये गैस है, गैस है ऐसे, ऐसे, ये गैस है और ये पिस्टन है ऐसे। अब पिस्टन के ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जिसको हम कह रहे हैं पी एक्सटर्नल। अब गैस भी तो अपना प्रेशर लगा रही है ऊपर की ओर, तो मान लो यहां पर एक्सपेंशन हो रहा है। हम मान लेते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है। गैस का प्रेशर ज्यादा है तो पिस्टन ऊपर जा रहा है। पिस्टन किधर जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। अच्छा, तो देखो होता क्या है, कहा यह जाता है कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये फाइनाइट टाइम में खत्म होगा। कहां पे खत्म होगा? फाइनाइट टाइम में, फाइनाइट टाइम में खत्म होगा, फाइनाइट स्टेप में खत्म होगा। इसका मतलब क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस फाइनाइट टाइम और फाइनाइट स्टेप में कंप्लीट होता है, कंप्लीट। इसका मतलब यह है कि 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे में यह प्रोसेस पूरा हो जाएगा। और उस प्रोसेस को करने में 2 स्टेप, 4 स्टेप, 10 स्टेप लगेंगे, मगर वो जो स्टेप लगेंगे वो काउंट कर पाओगे और जो समय लगेगा वो काउंट कर पाओगे। जैसे जैसे क्लास कितने घंटे चलेगी? 1.5 घंटे चलेगी। तो इस प्रोसेस को कितना टाइम लगा? जो मैं कर रहा हूं, जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों? फाइनाइट टाइम में खत्म हो जाएगा, 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। और इसको करने में लगे कितने स्टेप? 200-400 स्टेप लगे। मैंने एक साथ एक स्टेटमेंट बोला, एक साथ एक स्टेटमेंट बोलना, एक स्टेप। क्यों? वैल्यू चेंज हो गई ना, एनर्जी थोड़ी बहुत तो चेंज हो गई होगी। फिर दूसरा स्टेटमेंट बोला, फिर थोड़ी सी एनर्जी चेंज हो गई होगी। तो 10, 20, 25, 100, 200 स्टेप लगे, मगर 1.5 घंटे में ये प्रोसेस खत्म हो गया, क्लास खत्म हो गई। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ये सब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों? फाइनाइट टाइम पे खत्म होते हैं। आज तुम मुझे जिंदा देख रहे हो सकता है 40 साल बाद ना देखो, तो इसका मतलब मेरी लाइफ इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फाइनाइट टाइम के लिए वो प्रोसेस चला, मैं बड़ा हुआ, ग्रो हुआ, फिर बुढ़ा हुआ, फिर निपट गया। पंखे का चलना इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जब ऑन करते तो चलता है, बंद कर देते हो प्रोसेस खत्म। आपका खाना खाना इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं सब इरिवर्सिबल है। क्यों? एक टाइम पे स्टार्ट होते हैं और फाइनाइट टाइम पे खत्म हो जाते हैं, फाइनाइट टाइम पे खत्म हो जाते हैं, है कि नहीं? बात समझ रहे हो? हाँ, तो जितने भी प्रोसेस हैं नेचुरल प्रोसेस सब इरिवर्सिबल हैं। जैसे दिन रात होना, अभी दिन चल रहा है, अभी 4 घंटे बाद रात हो जाएगी, 4 नहीं 8 घंटे बाद रात हो जाएगी, तो प्रोसेस खत्म हो गया, फाइनाइट टाइम के लिए चल रहा है। तो दिन रात होना, सर्दी गर्मी होना, ये सब क्या है? फाइनाइट टाइम पर होते हैं और फाइनाइट टाइम पे खत्म हो जाते हैं।
तो इररिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जो फाइनाइट टाइम में खत्म हो जाएंगे और फाइनाइट स्टेप लगेंगे। अच्छा, ये डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है तभी तो खत्म हो जाता है। ये प्रोसेस कैसा है? डायरेक्शनल प्रोसेस है, मतलब किसी एक डायरेक्शन में चलता है, ये डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। अच्छा, इररिवर्सिबल प्रोसेस में जो ये पी एक्सटर्नल है ये कांस्टेंट होता है। इररिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है पी एक्सटर्नल की। तो ये फाइनाइट टाइम लेता है, फाइनाइट स्टेप में कंप्लीट होता है, ये डायरेक्शनल होता है, पी एक्सटर्नल इसका कांस्टेंट होता है, और साथ साथ में ऑल नेचुरल प्रोसेस is a example of irreversible process. All natural process example है irreversible process के, example of irreversible process। जितने भी नेचुरल प्रोसेस है सब के सब इररिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल है। तो बात समझ में आई। अब रिवर्सेबल चेक करो कि रिवर्सेबल कैसे होता है। तो देखो, रिवर्सेबल के बारे में बताता हूं, रिवर्सेबल के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं कि ये प्रोसेस कैसा होता है। देखो बच्चों, ये प्रोसेस कैसा होता है, ये इनफिनाइट टाइम में खत्म होता है। इनफिनाइट स्टेप लेता है, मतलब ये इनफिनाइट टाइम में खत्म होगा, इनफिनाइट स्टेप में खत्म होगा। ये देखो, और ये हमेशा इक्विलिब्रियम होता है, ऑलवेज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, ऑलवेज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। ये हमेशा ही इक्विलिब्रियम में रहता है, इक्विलिब्रियम। ये दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, बोथ डायरेक्शन मूव, मतलब फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी जा सकता है, मूव। ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, अभी समझाऊंगा। ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, मतलब थ्योरेटिकल प्रोसेस है। ये पेन कॉपी पे होता है बस, ये पेन कॉपी पे होता है, रियल प्रोसेस नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, थ्योरेटिकल प्रोसेस है, ये सिर्फ पेन कॉपी पे पाया जाता है। और इसका पी एक्सटर्नल वेरिएबल होता है, इसका पी एक्सटर्नल वेरिएबल होता है। अब इस बात को मैं समझाता हूं, इस बात को मैं थोड़ा समझाता हूं जैसे आपको ये बात समझ में आए, नहीं तो ये आपको बात समझ में नहीं आएगी। ये देखिए, अब मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूं और 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, आप टेंशन ना लो। यहां पे क्या होता है, पिस्टन जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, धीरे धीरे करके इक्विलिब्रियम में ऊपर जाता है, वाइब्रेट करता हुआ, ऐसे बहुत सारे स्टेप में, इनफिनाइट स्टेप में। ये देखो, इस तरह से दोनों डायरेक्शन में हिलता हुआ जाएगा, ऊपर नीचे होते हुए ऊपर की ओर चलता चला जाएगा, ऐसे। ये देखिए, ये वाइब्रेट करता हुआ ऊपर जा रहा है, वाइब्रेट करता हुआ ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है। और ये जाने में कितना लेगा? इनफिनाइट टाइम लेगा, जाने में इनफिनाइट टाइम लेगा, इनफिनाइट समय लेगा, इनफिनाइट स्टेप लेगा, और ऑलवेज इक्विलिब्रियम पे रहेगा। और ये डायरेक्शनल नहीं होता, दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, ऐसे। ये देखो, दोनों डायरेक्शन में मूव करता हुआ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे। ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, मतलब इस तरह का प्रोसेस होता ही नहीं है, इस तरह का प्रोसेस होता ही नहीं है। ये सिर्फ पेन कॉपी पे पाया जाता है, इसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। पूछो क्यों? कितने समय में खत्म हो रहा है? इनफिनाइट टाइम में। हम कितने समय जिंदा रहेंगे?
फाइनाइट टाइम। तो हमें घंटा ये प्रोसेस दिखेगा ही नहीं। ये कब खत्म होगा? इनफिनाइट टाइम में। और हम कब तक जिंदा है? फाइनाइट टाइम के लिए। तो हमें ये प्रोसेस दिखेगा कैसे? क्यों? क्योंकि ये तो इनफिनाइट टाइम पे खत्म होगा। इनफिनाइट का मतलब बहुत लाखों करोड़ों साल बाद खत्म होगा। इनफिनाइट का मतलब क्या है? लाखों करोड़ों साल बाद खत्म होगा। जैसे अर्थ का डिके, हम सब जानना है कि अर्थ डिके होगी, मगर क्या तुम्हारे सामने होगी? हमारे सामने होगी? नहीं। हमारे तुम्हारे सामने ये प्रोसेस खत्म ही नहीं होगा। अर्थ का डिके लाखों करोड़ों साल बाद खत्म होगा। सूरज में जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, हमारे सामने खत्म होगी? नहीं। तुम्हारे सामने खत्म होगी? नहीं। लाखों करोड़ों साल बाद खत्म जरूर होगी। तो ये सब रिवर्सेबल प्रोसेस के एग्जांपल हैं। मतलब रिवर्सेबल प्रोसेस एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस होता है जो पेन कॉपी पे कैलकुलेट होता है सिर्फ। रियल लाइफ में इसका कोई एग्जांपल नहीं है। रियल लाइफ में इसका कोई एग्जांपल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इनफिनाइट स्टेप में खत्म होता है, इनफिनाइट टाइम में खत्म होता है और हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। ये एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, और इसका पी एक्सटर्नल वेरिएबल होता है। तभी पिस्टन वाइब्रेट करता हुआ ऊपर जाएगा, नहीं तो पिस्टन बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा। मान लो भाई गैस का प्रेशर ज्यादा है तो पिस्टन बहुत तेजी से ऊपर भागेगा, और यदि बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो पिस्टन बहुत तेजी से नीचे आएगा। भाई मान लो गैस का प्रेशर ज्यादा है तो पिस्टन बहुत तेजी से ऊपर भागेगा, तो वो फाइनाइट टाइम पे खत्म हो जाएगा। और बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो पिस्टन बहुत तेजी से नीचे आएगा, तो भी फाइनाइट टाइम पे खत्म हो जाएगा। और फाइनाइट टाइम पे खत्म हुआ तो इररिवर्सिबल। तो इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर लगभग बराबर होगा, मतलब उनका डिफरेंस टेंस टू जीरो होगा, उनका डिफरेंस टेंस टू जीरो होगा, तभी तो वो हमेशा वाइब्रेट करता रहेगा। इसीलिए देखो ऐसे लिखा जाता है, ए प्रोसेस इन विच द ड्राइविंग फोर्स इज इनफिनिटेसिमली ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब जो उस प्रोसेस को करा रहा है उसका फोर्स और जो उसको अपोज कर रहा है उसके फोर्स में बहुत 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 कम डिफरेंस होगा, लगभग बराबर होंगे, जिसकी वजह से प्रोसेस बहुत स्लो रेट से हो रहा होगा। भाई प्रोसेस हो रहा है, मैं उठ रहा हूं ऊपर, तुम्हें दिख नहीं रहा है, क्यों? बहुत स्लो रेट से हो रहा है। फिर तुम्हें नहीं दिखा, अरे स्लो रेट से हो रहा है, पूरी क्लास में तुम्हें दिखेगा ही नहीं, क्यों? बहुत स्लो रेट से हो रहा है। मैं 1,00,000 साल में यहां तक पहुंचूंगा, 1,00,000 साल में उस हाइट तक पहुंचूंगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? हाइपोथेटिकल प्रोसेस है जो इनफिनाइट टाइम में खत्म होते हैं, इनफिनाइट स्टेप लेते हैं, इनफिनाइट टाइम में खत्म होते हैं, हाइपोथेटिकल प्रोसेस होते हैं। इनका पी एक्सटर्नल वेरिएबल होता है, ये पेन कॉपी पे नहीं पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, गलत है। ऐसा किसने कहा? मैंने तो कभी नहीं कहा। प्रिंस, ऐसा किसने कहा? मैंने तो कभी नहीं कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं पढ़ाया। सुपर्णा, यदि पी एक्सटर्नल वेरिएबल नहीं होगा तो गैस के प्रेशर और बाहर के प्रेशर में डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, और डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा तो प्रोसेस की स्पीड बढ़ जाएगी, और प्रोसेस की स्पीड बढ़ गई तो वो फाइनाइट टाइम पे खत्म हो जाएगा, फिर वो इररिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, फिर वो इररिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है? तो देखो रिवर्सिबल प्रोसेस और इररिवर्सिबल प्रोसेस ये होते हैं। काम करने के दो तरीके हैं, एक ये एक ये, तो तुम समझ गए एक ही तरीका है ये, तुम समझ गए एक ही तरीका है ये तो एक हाइपोथेटिकल तरीका है, ये सिर्फ पेन कॉपी पे होगा, रियल लाइफ में होगा ही नहीं। अब तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं एक क्वेश्चन करूंगा, तो भाई क्वेश्चन करके बताओ, आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो। इन थर्मोडायनेमिक्स ए प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल, सराउंडिंग एंड सिस्टम चेंज इनटू ईच अदर, नहीं, प्रोसेस खत्म ही नहीं होता है तो एक दूसरे में चेंज कैसे हो जाएगा? देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, नहीं, बाउंड्री तो हमेशा होती है। द सराउंडिंग आर ऑलवेज इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम, हाँ, इक्विलिब्रियम हमेशा रहती है। द सिस्टम चेंज इनटू द सराउंडिंग स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली कहां होता है? लाखों करोड़ों साल में प्रोसेस खत्म होना है, लाखों करोड़ों साल में प्रोसेस खत्म होना है, तो ये स्पॉन्टेनियसली कैसे हुआ?
है ना। स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है तुरंत के तुरंत होना, जल्दी होना, जल्दी होना। हाँ, यस 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 यस। अब आओ स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब देखो बच्चों, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, ये समझाता हूं। हाँ, गौर समझना, क्या गौर समझना, दो तरीके से समझाऊंगा, एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में और एक एक फिजिक्स और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है, ये समझाते हैं। क्लियर है, समझोगे। हाँ, अब देखो मैं हूं, मैं सिस्टम हूं, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या है सुनना, मेरा वेट 71, मेरी हाइट 5.9 समथिंग, 5.9 ही मान लो, ठीक है। और मेरे पास 100 रुपए है, मेरे पास, मेरा वेट 71, मेरी हाइट 5.9 और मेरे पास 100 रुपए है। क्लियर, क्लियर। अब ये पैसे मुझे कैमरे तक पहुंचाने हैं, एक स्टेट में हूं, एक स्टेट कैमरा, मतलब इनिशियल स्टेट और वो फाइनल स्टेट, है ना। ये पैसे मुझे कैमरे तक पहुंचाने हैं। अब यदि ये पैसे मैं डायरेक्ट पहुंचाता हूं तो बीच में कोई कमीशन नहीं लगेगा, मगर यदि मैं किसी बच्चे को देता हूं तो इस काम को करने के वो 2 रुपए ले लेता है, इस काम को करने के 2 रुपए ले लेता है। तो भाई मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है, मेरे पास 100 रुपए थे। अब मैंने ये पैसे रिंकू को दिए, तो रिंकू ने 2 रुपए काट के 98 आ गए। फिर रिंकू ने क्या किया, ये दे दिया जाके किसको, पलक, फलक को। फलक ने 2 रुपए काटे, 96 रुपए बचे। फलक ने ये दे दिया जाके किसको, निशा को। निशा ने 2 रुपए काटे और जाके कैमरे को दिए। तो 3 लोग बीच में लगे यहां से वहां तक पहुंचने में, और कैमरे को कितने मिले, 94 रुपए। कैमरे को कितने मिले, 94, है ना। अब जबकि गया कहां से कहां तक पैसा है, मेरे पास से कैमरे तक पैसा गया है, मगर प्रॉब्लम ये थी रास्ता क्या था, बच्चों के थ्रू गया है, और रूल क्या था कि हर बच्चा 2 रुपए कमीशन खाएगा। तो भाई मैंने पहले पता नहीं किसको दिया था, मैं भूल गया, है ना। उसने 2 रुपए खाए, फिर फलक ने 2 रुपए खाए, फिर निशा ने 2 रुपए खाए, तो 94 उसको मिले। अच्छा, अब जरा गौर से देखो, अब यदि मैं डायरेक्ट देता तो 100 के 100 मिलते, 100 के 100 मिलते। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो पाथ पे डिपेंड करती हैं उनको पाथ फंक्शन कहते हैं, और ऐसी प्रॉपर्टी जिनका पाथ से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, उनको स्टेट फंक्शन कहते हैं। जैसे अब ये लोग पैसे की जगह हाइट देखो, ये मुझे यहां से उठा के वहां ले गए, पैसे तो कम हो गए, क्यों, क्योंकि पैसे काट रहे थे, क्या मेरी हाइट काट रहे थे क्या, हाइट यहां पर भी 5.9, वहां पर भी 5.9, मेरा वेट यहां पर भी 71, वहां पर भी 71 है। तो जो प्रॉपर्टी स्टेट पे डिपेंड करती हैं उन्हें स्टेट फंक्शन कहते हैं, और जो रास्ते पे डिपेंड करती हैं उन्हें पाथ फंक्शन कहते हैं। तो पाथ फंक्शन वो होती हैं जो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के साथ साथ पाथ पर भी डिपेंड करती हैं कि वो पाथ क्या है, और स्टेट फंक्शन वो होते हैं पाथ पे डिपेंड ही नहीं करते, बस इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। मैं थोड़ा और अभी इसको समझाऊंगा। तो स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। यदि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट कॉमन है तो उसकी वैल्यू कॉमन होगी। सपोज करो एक स्टेट ये है और एक स्टेट ये है, ये इनिशियल है ये फाइनल है। अब हम इस पास से जाए, मान लो इसकी वैल्यू, गौर सुना, हम इस पास से गए, ठीक है, इसकी वैल्यू ये है,
ये इंटरनल एनर्जी मान लेते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज इतना है। अब मैं इस पास से जाता तो इंटरनल एनर्जी चेंज इतना है। यदि ये स्टेट फंक्शन है तो देखो अभी भी आप यहां से चले यहां तक पहुंचे, एक रास्ता ये था, एक रास्ता ये, दोनों में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। तो यदि ये स्टेट फंक्शन है तो दोनों वैल्यू सेम होंगी, जबकि रास्ता अलग अलग है, मगर रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। स्टेट फंक्शन सिर्फ इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट को देखता है। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों का सेम है तो वैल्यू सेम होगी। तो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है तो इनिशियल और फाइनल सेम है, तो चाहे आप इस रास्ते से जाओ चाहे इस रास्ते से जाओ सेम वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि वो रास्ते पे डिपेंड ही नहीं करती। अच्छा, पाथ फंक्शन क्या होता है? वो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट के साथ साथ पाथ पर भी डिपेंड करता है। वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के साथ साथ पाथ पर भी डिपेंड करता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता है, और डिस्टेंस जो होता है वो पाथ पर डिपेंड करता है। तो पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन में डिफरेंस क्या है? स्टेट फंक्शन सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा, उसका पाथ से कोई लेना देना नहीं है कि तुमने प्रोसेस कैसे किया है। तुमने प्रोसेस कैसे किया है उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको बस ये लेने देना है कि तुम कहां से चले कहां तक गए, और जहां से चले हो वहां तक जहां तक जा रहे हो वो सेम है तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, उसका पाथ से कोई लेना देना नहीं। और यदि वो पाथ फंक्शन है तो उसका पाथ से लेना देना होगा इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के साथ साथ। यदि तुमने पाथ चेंज कर दिया तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो पाथ फंक्शन सिर्फ ये हैं, इनको छोड़कर कोई भी आ जाए आप स्टेट फंक्शन लिख दो। डिस्टेंस, हीट, वर्क और हीट कैपेसिटी, ये पाथ फंक्शन है। डिस्टेंस, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी ये पाथ फंक्शन है। इनके अलावा कोई भी चीज आए बस स्टेट फंक्शन, इनके अलावा कोई भी एग्जांपल आए स्टेट फंक्शन। वर्क, हीट, ठीक है, डिस्टेंस और हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन। इसके अलावा कुछ भी हो वो स्टेट फंक्शन है, वो स्टेट फंक्शन है। तो पाथ फंक्शन कौन कौन से? डिस्टेंस, वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी। डिस्टेंस, वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी। डिस्टेंस, वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी। डिस्टेंस, वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन है। इसके अलावा कुछ भी दिखे तुम स्टेट फंक्शन लगा दो। जैसे मैं तुमसे पूछूं टेम्परेचर, स्टेट फंक्शन, क्या ये वर्क है, क्या ये हीट है, क्या ये हीट कैपेसिटी है, क्या ये डिस्टेंस है? नहीं, तो बस स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी, स्टेट फंक्शन। क्यों? क्या ये हीट है? नहीं। क्या ये वर्क है? नहीं। क्या ये हीट कैपेसिटी है? नहीं। क्या ये डिस्टेंस है? नहीं, तो बस स्टेट फंक्शन। इंथैल्पी, स्टेट फंक्शन। गिब्स फ्री एनर्जी, स्टेट फंक्शन। बाकी सब स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी, स्टेट फंक्शन। ये देखो, तो वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस पाथ फंक्शन। इसके अलावा मैं कुछ भी पूछूं आप स्टेट फंक्शन। डिस्प्लेसमेंट स्टेट फंक्शन, हीट के वो गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन, प्रेशर स्टेट फंक्शन,
ठीक है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, इंथैल्पी स्टेट फंक्शन, इंट्रोपी स्टेट फंक्शन, कुछ भी बोलूं स्टेट फंक्शन टिक कर दो। सिर्फ वर्क, हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस, पाथ फंक्शन, वर्क, हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस, पाथ फंक्शन। अब इसको करो इस टेबल को, वर्क पाथ फंक्शन, हीट पाथ फंक्शन, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन, प्रेशर स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन, इंथैल्पी स्टेट फंक्शन, इंट्रोपी स्टेट फंक्शन। ये क्या है? ये इंथैल्पी स्टेट फंक्शन, हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन, नंबर ऑफ मोल स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन कौन कौन है? वर्क, हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस, वर्क, हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस, पाथ फंक्शन। इसके अलावा कुछ भी दिखता है स्टेट फंक्शन, इसके अलावा कुछ भी दिखता है स्टेट फंक्शन, वर्क, हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस, पाथ फंक्शन। इसके अलावा कुछ भी दिखेगा स्टेट फंक्शन, वर्क, हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस, पाथ फंक्शन। इसके अलावा कुछ भी दिखेगा स्टेट फंक्शन। बताओ भाई आंसर। अमंग द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल। स्टेट फंक्शन पूछ रहा है। स्टेट फंक्शन इनमें से कौन कौन है? तो भाई इनमें से कौन कौन है? पाथ फंक्शन कौन है? वर्क, हीट कैपेसिटी, और डिस्टेंस, पाथ फंक्शन। इसके अलावा सब स्टेट फंक्शन। अब इनको हटा दो, बाकी सब स्टेट फंक्शन है। तो क्या वर्क है? नहीं। हीट है? हाँ। हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस है? नहीं। तो 1 2 3। तो स्टेट वेरिएबल कितने हुए? 3। स्टेट फंक्शन कितने हुए? 3। क्यों? क्योंकि वो स्टेट पे डिपेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टेट पे से। Among the following the number of state variable is 3। वर्क, हीट कैपेसिटी और डिस्टेंस को छोड़कर जो भी है वो सब। Which one is not a state function? अब देखो, नॉट ए स्टेट फंक्शन का मतलब पाथ फंक्शन पूछ रहा है। भाई बताओ, इनमें से कौन स्टेट फंक्शन नहीं है? तो इसका मतलब कुल मिला के तुम कह रहे हो इनमें से कौन पाथ फंक्शन है। इनमें से कौन स्टेट फंक्शन नहीं है? तो तुम पाथ फंक्शन पूछ रहे हो। तो पाथ फंक्शन कौन होते हैं? डिस्टेंस, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी, है ना। हीट कैपेसिटी सी होती है। अब इसमें से देख लो, इनमें से कोई है? इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन, इंथैल्पी स्टेट फंक्शन, हीट पाथ फंक्शन। इसको भी कर लो भाई। विच वन इज ए स्टेट फंक्शन? तो वर्क, हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस, इनको छोड़ के सब स्टेट फंक्शन है। तो वर्क, हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस। तो स्टेट फंक्शन कौन है? 2 है। इसका आंसर सी और डी है। क्यों? वर्क, हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस, पाथ फंक्शन है। तो गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन है और इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? तो देखो, अब बेसिक टर्मिनोलॉजी खत्म हो गई है। अगली क्लास से आप पढ़ोगे वर्क क्या होता है, हीट क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो ये सारा रिवाइज करके कल आइएगा, पहला और दूसरा दोनों। और साथ साथ में ये क्यूएसडी सीट भी करके आइएगा जो मैं अभी दूंगा। क्यूएसडी सीट नंबर 2 भी करके आइएगा और ये सारा करके आइएगा, रिवाइज करके आइएगा। सब कुछ समझ में आया प्रॉपर? सब कुछ मस्त समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? टोटल समझ में आ गया? मजा आ गया सर, ठीक है। तो ये सारा रिवाइज करके आओगे आप लोग, क्योंकि देखो बहुत सारे टर्म आएंगे, आप उनकी मीनिंग भूलोगे, चीजें भूलोगे, तो फिर आगे कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। तो बस डेली रिवाइज करो,
और मैं कुछ नहीं कह रहा, अभी कोई क्वेश्चन मत लगाओ, मैं खुद इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा। आप देख लेना, कम से कम 100-150 क्वेश्चन तो मैं खुद करा दूंगा इसमें, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कम डालनी पड़ती है, कैलकुलेशन कम होती है, तो तेजी से समझाता चला जा, करता चला जाऊँ। वेरी गुड। हाँ, CSD सीट डाल दूंगा बेटा मैं उसकी। तो सारे बच्चे बस डेली रिवाइज करके आए। देखो यार, आप मेरी बात नहीं मानोगे भी तो दिक्कत है, और मानोगे तो चाहे जैसा चैप्टर हो मैं उसका धुआं भर दूंगा। इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं और इतनी सारी चीजें मैंने की हैं, तो उनका यूज तो करूंगा ही, और बिल्कुल आराम आराम पढ़ाऊंगा। कोई स्पीड ज्यादा पढ़ाएगा नहीं, क्या कोई बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूं, स्पीड ज्यादा है नहीं, क्वेश्चन कम करा रहा हूं नहीं, है सब कुछ क्लास के अंदर ही करा दूंगा, बहुत आराम से करा दूंगा। मगर हाँ, कुछ कंडीशन है कि भाई रिवीजन तो आपको करके आना ही पड़ेगा डेली यार, क्योंकि वो हमारा पार्ट नहीं है। समझाना हमारी जिम्मेदारी है, सब कुछ सिखाना हमारी जिम्मेदारी है, मगर यार रिवीजन थोड़ा करके आओगे। तो सब लोग डेली रिवीजन करके आएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दो। इस चैप्टर का मैं आपको मास्टर बना दूंगा, मतलब अच्छा खासा नॉलेज तुम्हारा होगा, शायद यदि कोई 1-2 साल एक्सपीरियंस का टीचर होगा उससे ज्यादा तुम्हें नॉलेज होगा। चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो, और ये QHD सीट करके आना जो मैं अभी लिख के दूंगा, ठीक है। बाय 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 बच्चों। हाँ, ओह अच्छा, कल आज शाम को 8 बजे मिलेंगे, सभी बच्चे 8 बजे आएंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी एनालिसिस लाया हूं, तो 8 बजे सभी बच्चे मिलेंगे यूट्यूब पर, संकल्प नीट वेदांतो वाले पे, ठीक है। वेट करूंगा सबका।